This is Nidhi and welcome back to my channel all about law. As you can see, today I am going to discuss with you the various types of companies. Now in my previous video, I have already explained you about the meaning of company. Okay, company क्या होती है, what are the characteristics of company, their advantages and disadvantages. This we have already understood. तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं एंड आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की. अब ये जो कंपनीज़ हैं, we can classify the companies on the basis of various parameters such as liability, ownership and control. तो जो कंपनी एक रजिस्टर होती है बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, वो कितने टाइप की हो सकती है आज हम वो समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को. इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियसली भी दिया हुआ है वीडियो का कंपनी के ऊपर, तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. एक क्विक रिव्यू या क्विक समरी देखते हैं कि कंपनी क्या होती है. कंपनी का मतलब होता है कोई भी बॉडी कॉरपोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज. जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कंपनी के वो होते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. इनके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है. इन केस आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में. जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये 9 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज़ में हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जो कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर होती हैं वो इन 9 कैटेगरीज़ में किसी भी एक कैटेगरी को बिलोंग कर सकती है. अब कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है ये पूरा का पूरा डिसीजन डिपेंड करता है प्रमोटर्स के ऊपर जिन्हें कंपनी बनानी है. ठीक है, वो किसी कंसल्टेंट से असिस्टेंस लेकर कंपनी का जो बेसिकली कौन से टाइप की कंपनी बनानी है वो डिसाइड कर सकते हैं. हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैट्यूटरी कंपनी के बारे में. स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ. ठीक है, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ. तो स्टैट्यूटरी कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर में बनाई गई होती है. स्पेशल एक्ट कौन बनाता है? स्पेशल एक्ट विच इज़ पास्ड आइदर बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. इसका मतलब कि स्टैट्यूटरी कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं. स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए एक पूरी तरीके से अलग ही स्टैट्यूट बनाया जाता है. ठीक है, वो स्टैट्यूट कौन पास करता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट विच is incorporated by a special act passed either by the central और state legislature. इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं बेसिकली हमारी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SBI, एयर इंडिया और जितने भी बैंक्स हैं. ठीक है, क्योंकि इनके लिए एक अलग ही स्टैट्यूट बना हुआ है, इनके लिए एक अलग ही एक्ट बनी हुई है. SBI के लिए एक अलग ही SBI एक्ट है जिसके अंडर वो गवर्न होती है. ठीक है, LIC के लिए एक पूरी की पूरी LIC एक्ट है जिसके अंडर में उसके सारे प्रोविजंस हैं. तो बेसिकली स्टैट्यूटरी कंपनी इसीलिए बोली गई है क्योंकि उसके लिए एक अलग से स्टैट्यूट बनाया हुआ है. फिर बात करते हैं और हाँ, ये जो कंपनीज़ होती है बेसिकली ये सब कोई जो बिज़नेस होता है इन कंपनीज़ का, स्टैट्यूटरी कंपनीज़ का, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है. ठीक है, इसीलिए इनके लिए एक अलग से स्टैट्यूट बनाया जाता है आइदर बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर है? अब नेक्स्ट कंपनी पे मूव करते हैं. ये है हमारी गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एंड स्टेट दोनों या फिर किसी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का 51% का शेयर होल्डिंग होगा. इसका मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है या 2 स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड कर रही है या सेंट्रल एंड स्टेट दोनों कंबाइंड तरीके से होल्ड कर रही है, कुल मिला के गवर्नमेंट के पास में 51% की अगर शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी कौन सी कंपनी बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी. अब गवर्नमेंट के पास होल्डिंग होना मतलब वो सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट साथ में भी हो सकते हैं. क्लियर हुआ? तो 51% की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है किसी भी फॉर्म में, तो वो कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी बोली जाती है. 2 कंपनीज हमने डिस्कस करी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड सेकेंड वन गवर्नमेंट कंपनी. थर्ड पे मूव करते हैं प्राइवेट कंपनी.
प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाइट्स आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, तो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनी मतलब हर वो कंपनी जिसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं हैं और जिसके मेंबर्स केवल और केवल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200। ये डेफिनेशन दी हुई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर केवल 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, सॉरी मिनिमम 2 मेंबर्स रहेंगे और 2 डायरेक्टर्स होंगे और मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200। ठीक है। अगेन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है या लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। अब प्राइवेट कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोली जाएगी। इसका मतलब है, लिमिटेड वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने समझाया था। लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, दे विल बी लायबल ओनली टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स दे आर होल्डिंग। ठीक है, जितने शेयर्स किसी मेंबर के पास है वो केवल और केवल उतने के लिए ही लायबल होगा। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। मतलब गारंटी का मतलब ये होता है कि उस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता, उसमें जो शेयर होल्डर, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ गारंटी देते हैं, शेयर्स नहीं लेते, वो फिक्स अमाउंट ऑफ गारंटी देते हैं। अगेन रहेगा लिमिटेड ही, जितने अमाउंट की मैंने गारंटी दी है मैं केवल और केवल उतने के लिए लायबल रहूँगी। तो ये हो जाती है बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट पे बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जैसा कि नाम बता रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी का कोई भी प्रोविज़न अगर कॉन्ट्रावेन होता है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी मान ली जाती है। तो एक ऐसी कंपनी विच इज़ फॉर्म बाय 7 और मोर पर्सन्स, जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन्स होने चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप इजीली एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगेन पब्लिक कंपनी भी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। अब अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसकी कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी कंपनी का मतलब होता है जिसके अंदर एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के 51% के शेयर्स होल्ड करती है तो उन दोनों कंपनीज़ में होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के 51% ऑफ शेयर्स होल्ड कर रही है तो वो होल्डिंग कंपनी मानी जाती है। ठीक है, तो अगर एक पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट कंपनी है तो भी वो प्राइवेट कंपनी अपने आप इट विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। मतलब एक प्राइवेट कंपनी दैट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट मूव करते हैं 1 पर्सन कंपनी। अब ये 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी जो है ये बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 में एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जैसा आप देख सकते हैं नाम में लिखा हुआ है 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक ही इंसान होगा उस कंपनी में, एक ही मेंबर होगा, एक ही डायरेक्टर होगा। ठीक है, जो एक सोल मेंबर है वही उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा हो गया। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं उसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसी को ओवरकम करते हुए ये ओपीसी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सोल ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर होगा। ठीक है, वाइल रजिस्टरिंग फॉर ओपीसी द सोल मेंबर हैज़ टू अपॉइंट इट्स नॉमिनी। अब देखो हमें पता है कि कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कि अगर सारे मेंबर्स की डेथ भी हो जाती तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओपीसी है, ठीक है, अब अगर ओपीसी के अंदर जो सोल पर्सन है वो अगर अपना नॉमिनी अपॉइंट नहीं करता है तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। राइट, होगी या नहीं होगी? कौन उस कंपनी को कंटिन्यू करेगा? कंपनी का एग्जिस्टेंस तो रहेगा लेकिन कंपनी को कौन कैरी ऑन करेगा? इसीलिए एक सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के अंदर अगर जब वो सोल मेंबर है तो उसे अपना नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। अब OPC enjoys special privileges अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, OPC को स्पेशल प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस दिए गए हैं क्योंकि ये एक 1 पर्सन कंपनी है, क्योंकि एक ही इंसान है तो कैपिटल भी बहुत कम होगा। ठीक है, एक इंसान ज़्यादा ऑपरेशंस कैरी ऑन नहीं कर सकता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम नहीं कर सकता है, तो इसीलिए कुछ प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस दिए गए हैं OPC को। नेक्स्ट मूव करते हैं अनलिमिटेड कंपनी। जैसा कि नाम बता रहा है, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होगा कि इस कंपनी में जो लायबिलिटी होगी शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की वो अनलिमिटेड रहेगी। मतलब जितने शेयर्स आपने लिए हैं,
आपकी लायबिलिटी केवल उतनी नहीं रहेगी। अगर कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके कंपनी की डेट्स और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हर कंपनी लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी, क्लियर है। लेकिन अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उस कंपनी के नेम में सफिक्स में अनलिमिटेड वर्ड ऐड किया जाएगा, ताकि पता चल जाए कि इस कंपनी में जो लायबिलिटी है वो कैसी रहने वाली है, अनलिमिटेड रहने वाली है। मतलब मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है अगर मैं इस कंपनी की मेंबर बनती हूँ तो। क्लियर हो गया। फिर आगे मूव करते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सेक्शन 8 कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सेक्शन 8 कंपनी जो होती है, इनके लिए सेक्शन 8 है, इसीलिए इनको सेक्शन 8 दिया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 8 है वो इन कंपनीज़ के लिए है। प्रोविजन सारे सेक्शन 8 के अंडर में दिए हुए हैं, इसीलिए इन्हें सेक्शन 8 बोला जाता है। अब ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या एंसिलरी ऑब्जेक्ट, अगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट है अगर उस कंपनी का, तो वो सेक्शन 8 कंपनी मानी जाती है। मतलब वो कैसी कंपनी है? नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनीज़ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसी कंपनीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन है किसी भी आर्ट का, साइंस का, कल्चर का, रिलीजन का, सोशल वेलफेयर का, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, एजुकेशन प्रमोट करने का। तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इंस्टीट्यूट्स होंगे, ये सारे एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड होते हैं। ये कंपनी ही होती है लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ को लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अगर आपको एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करना है तो आपकी कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अब ये जो सेक्शन 8 कंपनी होगी, इसे अपने नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इन्हें अपने नेम में क्या लगाना पड़ेगा? सेक्शन 8 कंपनी लगाना पड़ेगा। अगेन ऐसी कंपनी जो भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमाएगी, वो प्रॉफिट या इनकम वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए ही लगाएगी, ठीक है। अपने मेंबर्स को वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। क्लियर हुआ? ये हो गई हमारी सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट मूव करते हैं निधि कंपनी। निधि जो वर्ड है इसका मतलब होता है धन, है ना, संपत्ति, संचय। तो ये जो निधि कंपनी होती है, बेसिकली निधि कंपनी के लिए भी एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है बेसिकली। तो निधि कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड नोटिफाइज एज अ निधि कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो निधि कंपनी होगी बेसिकली एक NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो मेंबर्स होंगे उनसे बोरोइंग लेना, उनसे और उनको पैसा लेंड करना, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, जैसा एक बैंक करती है, ठीक है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और अमाउंट विड्रॉ हम कर सकते हैं बैंक से। तो ये बैंक नहीं रहेगी, ये नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी रहेगी, ठीक है। तो काम इसका क्या रहेगा? जो मेंबर्स होंगे, बैंक तो हर किसी से पैसा जो भी अकाउंट होल्डर है उससे पैसा लेकर आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन NBFC के अंदर ऐसा नहीं होगा। जो भी मेंबर्स होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उनसे बोरोइंग एक्सेप्ट करना, उन्हें अमाउंट लेंड करना, ये काम होता है निधि कंपनी का, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा बेसिकली निधि कंपनी। इट विल बी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी विथ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। निधि कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी ही होगी, कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, ठीक है। और अगेन निधि कंपनी को निधि लिमिटेड जो ये सफिक्स है ये अपनी नेम में ऐड करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर। प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो प्रोड्यूसर कंपनी जो है बेसिकली, प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स any body corporate which is having object or activity which is specified in section
581B। अब ये जो देखो, एक और बात मुझे यहाँ पे बतानी है कि प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कोई भी डिफरेंट प्रोविज़न नहीं है कंपनीज़ एक्ट 2013 में, ठीक है। इसका मतलब कि जो कंपनीज़ एक्ट 1956 थी उसमें जो पार्ट 9A के प्रोविजंस थे वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे, ठीक है। मतलब कंपनीज़ एक्ट 2013 में कोई सेपरेट प्रोविजंस नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9A ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 1956 शैल बी एप्लीकेबल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू अ प्रोड्यूसर कंपनी। वो प्रोविजंस एज इट इज़ प्रोड्यूसर कंपनी पे अप्लाई होंगे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कंपनी बेसिकली इट कंबाइंस द गुडनेस ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज एंड द वाइब्रेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये दोनों का हाइब्रिड है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी, इन दोनों का हाइब्रिड बनता है प्रोड्यूसर कंपनी। अब प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर कंपनी होगी इसके जो इसमें जो एक्टिविटीज़ होंगी प्रोड्यूसर कंपनी के जो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वो दिए रहेंगे सेक्शन 581B। मतलब अगर किसी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सेक्शन 581B में बिलोंग करता है तो वो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाएगी। अब सेक्शन 581B में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं? जितने भी हमारी प्राइमरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारी फार्मिंग हो गई, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सेलिंग ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस, उसके बाद में जनरेशन या ट्रांसमिशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, फार्मर्स या उनके प्रोड्यूस को इंश्योरेंस करवाना, उनको फाइनेंशियल सर्विस देना, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी बेसिकली सेक्शन 581B के अंदर आती है। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्ट है किसी कंपनी का तो वो कंपनी बेसिकली क्या मानी जाएगी? प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाएगी। जितने भी मेंबर्स हैं हमारे प्रोड्यूसर कंपनी के वो नेसेसरीली कौन होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही होंगे, ठीक है। अगेन जो कंपनी होगी उसका जो नेम होगा उसमें प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये जो सफिक्स है ये होना मैंडेटरी है। सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन इसके ओनर बन सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं, दे आर हु आर रिलेटेड, हु आर कनेक्टेड विथ प्राइमरी प्रोड्यूस, ठीक है। केवल वही इसकी ओनरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? प्रोड्यूसर कंपनी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रेंड्स द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। होप आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन do take care of yourself, have a nice day, and please like, share and subscribe my channel all about law. Thank you so much for watching. Bye.